नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अरुण में। दोस्तों, आज से हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं और इतिहास में हम आधुनिक भारत के इतिहास से शुरुआत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में हम आज पढ़ेंगे शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, शिवाजी एक बहुत ही महान व्यक्तित्व थे। शिवाजी ने बिखरे हुए परमाणुओं को एक करने का कार्य किया। जिस समय पूरे हिंदुस्तान में चारों ओर मुस्लिम सल्तनत थी, या यूं कहें कि चारों तरफ मुस्लिमों का राज था। खासकर उस समय औरंगजेब का राज था। उस समय उन्होंने हिंदू राज्य की कल्पना दी। हिंदू पद पातशाही का लक्ष्य रखा। और हिंदू पद पातशाही का लक्ष्य मतलब कि हिंदू की जो भारत की जो सर्वोच्च सत्ता है उस पर कोई हिंदू व्यक्ति बैठा रहे, या फिर भारत का राजा हिंदू हो। तो ये हिंदू पद पातशाही का उन्होंने लक्ष्य रखा। हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि शिवाजी ने धारण की। तो दोस्तों, शिवाजी के बारे में जानना न केवल इतिहास के नजरिए से महत्वपूर्ण है, बल्कि एक हिंदुस्तानी या एक भारतीय होने के नजरिए से भी शिवाजी के इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। और एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है ही। तो इस वीडियो में हम शिवाजी के बारे में जानेंगे, शिवाजी के जन्म के बारे में जानेंगे, जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। शिवाजी के माता पिता के बारे में जानेंगे, उनके गुरुओं के बारे में जानेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिवाजी ने कहाँ कौन कौन से किले फतेह किए और किन किन ने उनको रोकने के लिए अभियान चलाया, मतलब किन किन ने आक्रमण किए शिवाजी पर, युद्ध लड़ा, क्या क्या संधियां शिवाजी ने की। और साथ ही हम जानेंगे कि शिवाजी की जो मतलब प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, राजस्व व्यवस्था कैसी थी शिवाजी की। और हम जानेंगे कि शिवाजी की जो सैन्य व्यवस्था थी वो कैसी थी, और कई विद्वानों ने शिवाजी के बारे में क्या मत दिए हैं। हम उन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब पहले बात करते हैं शिवाजी का जन्म के बारे में। दोस्तों, शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेर के किले में हुआ था। शिवनेर के किले में हुआ था। दोस्तों, ये जो शिवनेर का किला है यह पूना के पास में है। जो पूना है उसके पास में शिवनेर का किला है। वहां पर 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था। अब शिवाजी के माता पिता की हम बात करें, पहले माता की बात करते तो जो शिवाजी की माता जीजाबाई थी, जीजाबाई उच्च आदर्शों वाली महिला थी। और जो जीजाबाई थी इन्होंने शिवाजी को बचपन से ही महान व्यक्तित्वों की कहानियां सुनाई थी, उनकी वीरता की कहानियां सुनाई थी, जो कि शिवाजी की वीरता का बहुत बड़ा स्रोत रही है। तो अब बात करें शिवाजी के पिताजी की, तो पिताजी शिवाजी के शाहजी भोसले। माता जीजाबाई थी। जो पिताजी थे शाहजी भोसले, ये एक जमींदार थे। पहले ये अहमदनगर राज्य की सेवा में थे, बाद में ये बीजापुर की सेवा में चले गए थे। तो हम इस बात पे भी डिस्कस करेंगे कि क्यों इनको अहमदनगर से बीजापुर जाना पड़ा। हालांकि दोस्तों, शिवाजी के पिताजी ने 2 शादियां कर ली थी। शाहजी महाराज ने 2 शादियां कर ली थी। तो शिवाजी ने इनसे लड़ाई करके अलग रहने की योजना बनाई। अपनी माँ के साथ शिवाजी रहते थे पूना में। पूना की जागीर शिवाजी को अपने पिताजी से मिली हुई थी। दोस्तों, अब शिवाजी के गुरुओं के बारे में बात करते हैं। तो जो इनके शिक्षक थे, शिक्षक जिन्होंने शिक्षा दी थी, पढ़ाया लिखाया था, वो दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव ने इनको पढ़ाया लिखाया था शिवाजी को। और इनके आध्यात्मिक गुरु की बात करें, आध्यात्मिक गुरु तो वो थे समर्थ रामदास। दोस्तों, ये जो समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, इन्होंने एक किताब लिखी है दास बोध। दास बोध नाम की किताब है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन पेपर्स में आ जाता है। दास बोध किताब लिखी। और जो रामदास थे, ये एक प्रकार के धारकड़ी संत थे। धारकड़ी संत, दोस्तों इसको थोड़ा समझते हैं। जो महाराष्ट्र है उसमें संत परंपरा 2 भागों में विभाजित है। नंबर 1 भाग में जो विभाजित है वो है धारकरी, और नंबर 2 जो है वह है वारकरी। धारकरी और वारकरी।
तो जो धारकरी है दोस्तों, यह किसी राजा द्वारा दिए गए आश्रय, सम्मान या धन को ग्रहण कर लेते हैं या धारण कर लेते हैं, तो इनको धारकरी कहते हैं, धारण कर लेते हैं। और जो वारकरी हैं, ये किसी राजा द्वारा दिए गए धन, सम्मान या आश्रय को ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए इनको वारकरी कहते हैं। ये उसको वार देते हैं, इसलिए वारकरी कहते हैं। तो जो धारकरी का उदाहरण तो अपने रामदास, समर्थ रामदास जी हैं। और वारकरी के भी उदाहरण देखें तो महाराष्ट्र के ही एक संत नामदेव, संत नामदेव वारकरी के उदाहरण है। दोस्तों इस प्रकार हमने उनके शिक्षकों को समझ लिया। अब हम देखते हैं कि जो शिवाजी की सेना थी, जो शिवाजी की सेना थी उसमें मावले काम करते थे। मावले ये किसान थे महाराष्ट्र के, जो दिन में तो खेती करते थे, वो दिन में खेती करते थे और ये रात के समय शिवाजी के साथ युद्ध अभियानों पर जाते थे, दिन रात में शिवाजी के साथ लड़ाई करते थे। तो अब बात करें शिवाजी ने शुरुआत में कौन कौन से किले फतेह किए या उनकी शुरुआती जीत कौन कौन से किलों पर हुई थी। तो शिवाजी ने जो सबसे पहला किला फतेह किया था, एक जीता था, वो था सिंहगढ़। सिंहगढ़ का किला ये शिवाजी ने 1641 में जीता था, जब शिवाजी 14 वर्ष की उम्र के थे। बहुत ही कम उम्र में सिंहगढ़ का किला शिवाजी ने जीता था। दोस्तों जब शिवाजी ने ये किला जीता था उस समय यानी कि 1641 में इस किले का नाम कोंढाणा था। कोंढाणा, कोंढाणा इस किले का नाम उस समय था। लेकिन दोस्तों एक कहानी है, जब सिंहगढ़ को पहले तो कोंढाणा को शिवाजी ने 1641 में जीत लिया, परंतु कुछ समय बाद ही, 2-4 साल बाद ही उस पर मुगलों का वापस से आधिपत्य हो गया। फिर क्या हुआ कि शिवाजी के एक सेनापति थे तानाजी मालुसरे। तानाजी मालुसरे, इन तानाजी मालुसरे ने अपने प्राणों की बलि देकर अपने प्राणों न्यौछावर कर दिए और दोबारा से इस कोंढाणा किले को जीता। शिवाजी के सेनापति थे ये तानाजी मालुसरे, बहुत वीर सेनापति थे। इन्होंने कोंढाणा किले को दोबारा मुगलों से जीता, परंतु इनकी मृत्यु हो गई। तब शिवाजी ने एक उक्ति कही, गढ़ आला पर सिंह गेला। मतलब गढ़ मतलब किला, किला तो आ गया पर शेर चला गया। शेर मतलब कौन? तानाजी मालुसरे। ये शेर के समान ही वीर थे। तो इनके नाम पर ही, इनकी याद में ही कोंढाणा किले का नाम सिंहगढ़ का किला शिवाजी ने ही रख दिया था। आज इसे सिंहगढ़ के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों बात करें दूसरी, तो तोरण का किला। तोरण का जो किला है वो शिवाजी ने 1643 में जीता था। यह शिवाजी की पहली सबसे बड़ी विजय थी, पहली सबसे बड़ी विजय शिवाजी की थी। इसी प्रकार पुरंदर, जावली, जुन्नाट, इस तरह ये जो 5 किले हैं ये शिवाजी ने बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में जीत लिए थे। इस तरह शिवाजी ने कई किले जीते, लगभग 40-50 किले शिवाजी ने जीते थे। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि शिवाजी ने जब किले जीतने की प्रक्रिया में कई बार अहमदनगर के कई किले जीते, फिर अहमदनगर वालों ने क्या किया। दोस्तों जब शिवाजी ने अहमदनगर के किले जीते तो अहमदनगर रियासत में शिवाजी के पिताजी यानी महाराज शाहजी महाराज सेवा में थे। तो उस समय शाहजी महाराज को अहमदनगर वालों ने बंदी बना लिया और शाहजी महाराज का मनमुटाव हो गया अहमदनगर से, तो वो बीजापुर की सल्तनत में चले गए, बीजापुर की सेवा में चले गए। और जब बीजापुर वालों के भी कुछ किले शिवाजी ने जीत लिए तो बीजापुर वालों की आंखों में भी शिवाजी खटकने लगे। तब उन्होंने, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जब बीजापुर वालों के कुछ किले शिवाजी ने हथिया लिए, जीत लिए, तब बीजापुर वालों ने अफजल खान नाम के एक सेनापति कमांडर को शिवाजी को मारने के लिए भेजा बीजापुर ने। तब क्या हुआ कि अफजल खान ने एक षड्यंत्र रचा शिवाजी को मारने के लिए। हालांकि वो षड्यंत्र सफल नहीं हो पाया दोस्तों। अफजल खान ने क्या किया, एक कृष्णा भास्कर नाम के एक हिंदू व्यक्ति को अपने पास बुलाया, उससे मित्रता की और उससे कहा कि आप शिवाजी को आमंत्रित करो कि वे हमारे यहाँ
वार्ता के लिए आए, मैं उससे वार्ता करना चाहता हूँ। और हालांकि कृष्णा भास्कर को बता दिया था अफजल खान ने कि हम शिवाजी को मारना चाहते हैं। तो कृष्णा भास्कर शिवाजी के पास गए, शिवाजी से बात की कि शिवा, आपको अफजल बुला रहा है, वो आपसे कुछ बातचीत करना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है। लेकिन शिवाजी समझ चुके थे कि यार कृष्णा भास्कर आया है और अफजल खान ने मेरे को बुलाया है, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो शिवाजी ने कृष्णा भास्कर से जोर देकर पूछा कि बताओ क्या वजह है कि मेरे को अफजल खान ने बुलाया है, कुछ तो दाल में काला है। दोस्तों, तो फिर कृष्णा भास्कर ने सारी बातें बता दी शिवाजी को कि आपको वार्ता के लिए नहीं, आपको जान से मार देने के लिए बुला रहे हैं। और इस प्रकार शिवाजी सचेत हो गए, सतर्क हो गए और फिर अफजल खान के पास गए। शिवाजी ने अपने हाथों में एक बगनाखा यानी बाघ के नाखून जैसा एक अस्त्र छिपा रखा था अपने हाथ में, उसको पहन कर गए। और जब अफजल खान गले लगा शिवाजी के, तो उन्होंने अफजल खान को मार दिया। ये अफजल खान बहुत ही घातक था शिवाजी के लिए, लेकिन शिवाजी ने उसको बहुत ही कम प्रयास में ही उसको अपने रास्ते से हटा दिया। दोस्तों, इसी प्रकार जब शिवाजी ने मुगलों पर आक्रमण किया, मुगलों के किले जीते, तो मुगलों ने भी शिवाजी के विरुद्ध कुछ किया। उन्होंने भी एक सेनापति शाइस्ता खां को शिवाजी को मारने के लिए या बंदी बनाने के लिए भेजा। शाइस्ता खां को, इसको शिवाजी के पास एक 1663 में भेजा गया था। और जो अफजल खां था ये 1659 में आया था शिवाजी को मारने के लिए। अब शाइस्ता खां को जब भेजा, तो शाइस्ता खां का शिवाजी से युद्ध हुआ और शाइस्ता खां को शिवाजी ने बुरी तरह से हराया। और पूना छोड़ने के लिए शिवाजी ने इसको शाइस्ता खां को बाध्य कर दिया, ये पूना छोड़कर वापस चला गया। औरंगजेब इतने में हड़बड़ा गया। उस समय मुगल सल्तनत का प्रमुख औरंगजेब था, उसने शाइस्ता खां को भेजा था, वो हड़बड़ा गया ये क्या हुआ। तो उसने जस्ट 2 साल बाद ही राजा जयसिंह को, ये वही जयसिंह है जो जयपुर के महाराज हैं, वो औरंगजेब के सेनापति भी हुआ करते थे। उन्हीं जयसिंह महाराज को 1665 में एक बड़ी विशाल सेना के साथ शिवाजी को हराने के लिए, मारने के लिए भेजा औरंगजेब ने। और बहुत खतरनाक भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में शिवाजी की बुरी तरह हारे, शिवाजी की हार हुई, शिवाजी बुरी तरह हारे। और साथ ही उनसे एक संधि की गई, पुरंदर की संधि। पुरंदर की एक संधि हुई। दोस्तों, इस संधि के द्वारा शिवाजी के लगभग आधे किले यानी 23 किले शिवाजी के मुगलों के पास चले गए थे। ये संधि शिवाजी के लिए बहुत ही अपमानजनक सिद्ध हुई। जाते जाते जयसिंह शिवाजी से एक बात कह गए कि देखो, हम भी हिंदू हैं, तुम भी हिंदू हो, यदि तुम चाहो तो औरंगजेब से बात करके अपनी अधीनता स्वीकार कर लो औरंगजेब के अंदर, और अधीनता स्वीकार करने के बाद राज्य कर सकते हो। लेकिन वैसे तो शिवाजी को किसी की अधीनता स्वीकार नहीं थी, वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते थे, मुगलों से भारत को आजाद कराना चाहते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो बात करने में क्या हर्ज है, बात तो करी जाए। तो एक बार वो औरंगजेब के पास गए, लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी का सम्मान नहीं किया। शिवाजी को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो फिर उन्होंने औरंगजेब को कुछ खरी खोटी सुना दी। औरंगजेब गुस्सा हो गया और उसने सैनिकों से बोला कि आप शिवाजी को बंदी बना लो। शिवाजी को और उनके बेटे हीरा जी को, दोनों को बंदी बनाकर दोस्तों जेल में डाल दिया गया। लेकिन शिवाजी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, वो यहाँ रुकने वाले नहीं थे। वो मिठाई के टोकरों में बड़े बड़े उन्हें बैठकर जेल से निकल गए और फिर वापस से युद्ध अभियान शुरू किया। दोस्तों, 2 साल बाद ही वापस से सन 1667 में शिवाजी एक सेना लेकर आए। फिर औरंगजेब से शिवाजी का युद्ध हुआ और इस युद्ध में हालांकि शिवाजी को हार का सामना करना पड़ा और संधि करनी पड़ी। तो इस संधि में शिवाजी को औरंगजेब ने राजा की उपाधि दी और बरार है जो उसकी जागीर थी। बरार वर्तमान में विदर्भ है, यानी कि महाराष्ट्र का वो हिस्सा जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। वो 8-10 जो जिले हैं जो मध्य प्रदेश की बॉर्डर से लगते हैं महाराष्ट्र के, वो विदर्भ कहलाते हैं। पहले वो बरार थे। तो वो रियासत जो जागीर थी वो शिवाजी को औरंगजेब ने दी और एक राजा की उपाधि भी औरंगजेब ने यहाँ पर शिवाजी को दी। दोस्तों, इसी तरह शिवाजी ने सूरत पर भी 2-3 बार आक्रमण किया। 2 बार खासतौर से सूरत पे आक्रमण किया शिवाजी ने। सूरत उस समय बहुत ही धनी प्रदेश था और वो भी मुगलों के अंतर्गत ही आता था। सूरत पर आक्रमण,
पहला आक्रमण सूरत पर किया 1664 में, दूसरा आक्रमण किया 1670 में। 1670 में दूसरा आक्रमण किया। इस तरह शिवाजी ने अब तक 1670 तक आते आते अच्छा खासा राज्य भी बना लिया था अपना, सेना का भी विस्तार कर लिया था। और बात करें तो उनके पास धन भी आ गया था। बस कमी एक थी कि शिवाजी ने अभी तक राजा की उपाधि धारण नहीं की थी, या राजा नहीं बने थे, बादशाह नहीं थे। हालांकि ताज वाले नहीं, बेताज बादशाह तो शिवाजी रहे हैं, पर अभी तक ताज वाले बादशाह नहीं थे। तो उन्होंने अब अपने राज्यारोहण की योजना बनाई, राज्यारोहण किया शिवाजी ने। दोस्तों राज्यारोहण जब शिवाजी का राज्यारोहण हुआ 1674 में। दोस्तों 1674 में शिवाजी का राज्यारोहण हुआ। इस समय शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की। राज्यारोहण के समय छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण की। और दोस्तों एक दुखद घटना घटी कि इस राज्यारोहण के कुछ समय बाद ही शिवाजी की मां की मृत्यु हो गई। तो उन्होंने पुनः एक बार और, कुछ समय बाद पुनः एक बार और 1664 में ही राज्यारोहण दोबारा करना पड़ा। और एक खास बात यह है कि महाराष्ट्र के पंडितों ने शिवाजी का राज्यारोहण नहीं किया, यह कहकर कि आप एक क्षत्रिय नहीं हो तो हम आपका राज्यारोहण नहीं कर सकते। तो शिवाजी ने पहले राज्यारोहण के समय काशी से एक पंडित बुलवाया, उसके बाद असम से दूसरे राज्यारोहण के समय एक पंडित बुलवाया। इस प्रकार शिवाजी ने अपना राज्यारोहण किया। दोस्तों 1680 में शिवाजी की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में हो गई। शिवाजी हंसते खेलते इस लोक से विदा हुए। उनकी मृत्यु युद्ध भूमि में नहीं हुई है, युद्ध भूमि में किसी घाव के लग जाने से उनकी मृत्यु भी नहीं हुई। तो आप जहां भी उनकी प्रतिमा देखोगे तो उनकी प्रतिमा पर जो उनका घोड़ा रहेगा, वो जिस पे सवार रहेंगे, वो घोड़े के चारों पैर जमीन पर रहेंगे, 4 पैर जमीन पर। दोस्तों कहीं भी आप शिवाजी की मूर्ति देखो तो उनको उसको नोटिस करना। और यदि आप देखो कि दो पैर जमीन पर है और दो पैर हवा में है, तो उस जिस योद्धा के घोड़े के 2 पैर हवा में होते हैं प्रतिमा में, वह घोड़ा वीर गति को युद्ध भूमि में ही वीर गति को प्राप्त हो जाता है, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई। आप जहां भी देखोगे तो महारानी लक्ष्मीबाई के 2 पैर हवा में देखोगे उनके घोड़े के, क्योंकि वो युद्ध भूमि में ही वीर गति को प्राप्त हुई थी। यदि एक पैर हवा में है किसी घोड़े का, जैसे महाराणा प्रताप जो थे, युद्ध भूमि में घाव लग जाने के कारण, उस घाव के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। बाद में मृत्यु हुई थी, लेकिन उस घाव के लग जाने के कारण उनके घोड़े का एक पैर हवा में रहता है। आप इस बात को नोटिस करना दोस्तों, आपको ये बात जरूर मिलेगी कहीं भी आप देखोगे तो। दोस्तों अब हम बात करते हैं शिवाजी के प्रशासन के बारे में। शिवाजी का प्रशासन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन उनके समय कैसा था। तो शिवाजी का प्रशासन में उनके 8 मंत्री थे। वो 8 मंत्री उनके पूरा प्रशासन संभालते थे, उन्हें अष्टप्रधान कहते थे। तो अष्टप्रधान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अष्टप्रधान, हम अष्टप्रधान को अच्छे से समझते हैं। उनके जो सबसे प्रमुख मंत्री रहते थे वो पेशवा बोलते थे उनको, पेशवा। एक सुमंत रहते थे, सुमंत को दबीर भी कहते थे। एक अमात्य रहते थे, अमात्य को मजूमदार भी बोलते थे। एक सर ए नौबत रहते थे, एक वाकिया नवीस रहते थे, एक सुरू नवीस रहते थे, एक पंडित राव रहते थे, एक न्यायाधीश रहते थे। दोस्तों ये 8 शिवाजी के अष्टप्रधान के 8 लोग, 8 मंत्री रहते थे। पेशवा यानी प्रधानमंत्री का एक पद रहता था। प्रधानमंत्री का जो पद वर्तमान में होता है, ये सुमंत जो होते थे ये विदेश मंत्री रहते थे। और जो अमात्य रहते थे या मजूमदार, ये वित्त मंत्री रहते थे। और जो सर ए नौबत रहते थे, ये सेना प्रमुख का पद रहता था। और वाकिया नवीस की हम बात करें तो ये एक पेशवा
यानी शिवाजी के एक सहायक के रूप में रहते थे, तो सहायक बोल सकते हैं इनको, मेरे असिस्टेंट। और ये सुरुनविस जो थे इनको सचिव सचिव थे ये। या ये पत्र व्यवहार का कार्य करते थे। पंडित राव ये धार्मिक मामलों के मंत्री थे, धार्मिक मामलों के। और ये न्यायाधीश जो न्याय करने का कार्य करते थे, किसी भी मुकदमे की के लिए न्याय सुनाते थे। ये न्यायाधीश न्याय व्यवस्था के प्रमुख थे। तो दोस्तों अष्ट प्रधान आपको समझ में आ गया होगा। अष्ट प्रधान से परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करें शिवाजी की जो राजस्व व्यवस्था थी, कर प्रणाली थी, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। राजस्व व्यवस्था, दोस्तों जो शिवाजी की राजस्व व्यवस्था थी वह कुछ तो मलिक अंबर से प्रेरित थी और कुछ हिंदू राजाओं से ही प्रेरित थी। शिवाजी जो राजस्व है वो आय का 40% लेते थे। आय का 40% ये प्रजा से लेते थे। प्रजा से आय का 40% कर के रूप में लिया जाता था। दोस्तों ये कर कलेक्ट करने का जो जो कार्य रहता था, यानी राजस्व कलेक्ट करने का कार्य, वो पटेल या पाटिल या देशमुख या सरदेसाई, ये जो लोग थे, पटेल कहें या पाटिल या सरदेशमुख या सरदेसाई को बोलते थे, ये राजस्व एकत्र करने का कार्य करते थे। दोस्तों ये जो 40% आय का था ये प्रजा के ऊपर लगता था, परंतु इनके समय एक और कर लगता था, इसको चौथ बोलते थे। चौथ, ये जो कर था दोस्तों यह उन रियासतों पर लगता था, पड़ोसी रियासतों पर, जिनकी शिवाजी सुरक्षा करते। तो यह एक सुरक्षा कर था, सुरक्षा कर। यह उन पड़ोसी राज्यों के द्वारा एकत्रित किए गए कर का 25% था। दोस्तों याद रखना है, ये जो चौथ कर है ये पड़ोसी रियासतों पर या महाराष्ट्र के अन्य राजाओं पर लगता था, ना कि प्रजा पर। इसी तरह एक अन्य कर लगता था जिसको सरदेशमुखी बोलते थे, सरदेशमुखी। दोस्तों अपने शिवाजी का जो दावा था कि महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख हैं हम, इस नाते सभी जो रियासत है महाराष्ट्र की, शिवाजी की रियासत के अलावा जो अन्य रियासत है, उन सबका ये फर्ज बनता है कि वो जो सरदेशमुख है महाराष्ट्र के यानी शिवाजी, उनको अपनी आय से कुछ हिस्सा दे। तो ये 10% लगता था, शिवाजी को मिलता था ये 10% सभी महाराष्ट्र की अन्य रियासतों से, क्योंकि शिवाजी महाराष्ट्र के सरदेशमुख माने जाते थे, सबसे बड़े राजा माने जाते थे। दोस्तों राजस्व व्यवस्था आपको समझ में आ गई होगी। अब हम शिवाजी की सैन्य व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। सैन्य व्यवस्था, दोस्तों शिवाजी की सैन्य व्यवस्था कुछ मलिक अंबर से प्रभावित थी, क्योंकि मलिक अंबर भी छापामार या गुरिल्ला प्रणाली का यूज करता था युद्ध लड़ने में, और शिवाजी भी इस प्रणाली का यूज करते थे। तो छापामार या गोरिल्ला, इसमें छुपकर युद्ध लड़ा जाता था, सामने से आकर नहीं, छुपकर वार करते थे ये अपने दुश्मनों पर। तो हालांकि ये जो छापामार प्रणाली है इसका सबसे पहले भारत में जो यूज किया है वो महाराणा प्रताप ने किया है, और दक्षिण भारत में सबसे पहले मलिक अंबर ने किया है। शिवाजी ने भी छापामार या गोरिल्ला प्रणाली का यूज किया है। दोस्तों अब बात करें सैनिक कितने प्रकार के थे। शिवाजी की सेना में 2 प्रकार के सैनिक थे। एक प्रकार के जिनको पागा बोलते थे एक सैनिकों को, दूसरे सिलेदार नहीं, दूसरे घुड़सवार। तो ये पागा जो थे ये पैदल सैनिक थे, और घुड़सवार मतलब जो घोड़े पर सवार होकर जाते थे। पर घुड़सवार सैनिक 2 तरह के थे, एक तो बरगीर और दूसरे सिलेदार। तो जो बरगीर थे दोस्तों, ये जब युद्ध अभियान पे जाते थे तो स्वयं के हथियार या घोड़े नहीं लेकर जाते थे, बिना हथियार घोड़े के जाते थे, बिना हथियार या घोड़े के जाते थे। शिवाजी इनको हथियार और घोड़े देते थे लड़ने के लिए। पर जो सिलेदार थे ये स्वयं के हथियार या घोड़े को लेकर जाते थे, शिवाजी से नहीं लेते थे, उनकी सहायता करते थे। जो सिलेदार थे इनका वेतन अधिक होता था,
इनका व्यक्तित्व अधिक होता था क्योंकि स्वयं के हथियार और घोड़े लेकर जाते थे। आप इनको याद याद नहीं रख सकते हैं कि बरगीर यानी बा, यहाँ पे भी बा है, तो बिना घोड़े के जाते थे, और ये सिलेदार स्वयं के घोड़े लेकर जाते थे, जैसे भी आप इनको याद रख सकते हैं। दोस्तों शिवाजी ने सेना का वर्गीकरण भी किया था जो बहुत ही मजेदार है, उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सेना का जो वर्गीकरण की हम बात करें, वर्गीकरण यानी कि जो सेना का सबसे छोटा पद था वो हवलदार का था, सॉरी, जो सबसे सेना का जो सबसे छोटा पद था वो घुड़सवार का था। घुड़सवार दोस्तों 25 घुड़सवारों के ऊपर एक हवलदार होता था, एक हवलदार। और बात करें 5 हवलदारों के ऊपर, 5 हवलदारों के ऊपर एक एक जुमलादार होता था, जुमलादार। और 10 जुमलादारों के ऊपर, 10 जुमलादार थे, उनके ऊपर एक एक हजारी होता था। यदि 5 हजारी जो होते थे उनके ऊपर एक पंच हजारी होता था। ये जो पंच हजारी था ये शिवाजी की सेना का प्रमुख पद माना जाता था दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों ये सेना का वर्गीकरण है। और हम बात करें शिवाजी ने अपने साम्राज्य का वर्गीकरण किस प्रकार किया था। साम्राज्य को भी उन्होंने बांट रखा था। साम्राज्य उनका 4 प्रांतों में बटा हुआ था, 4 प्रांत, प्रत्येक प्रांत तरफ में बटा हुआ था। तरफ जिले जैसी इकाई था, वो जो प्रत्येक तरफ जो था वो मौजों में बटा हुआ था, मौजों या मौजा में बटा हुआ था। और प्रत्येक जो मौजा था वो गांव में बटा हुआ था, गांव में या खेड़ों में बटा हुआ था। तो ये शिवाजी की के साम्राज्य का वर्गीकरण था, यानी कि विभाजन था। दोस्तों उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार शिवाजी के बारे में क्या राय रही है इतिहासकारों की। तो हम ग्रांड टफ की बात करें। ग्रांड टफ एक अंग्रेज इतिहासकार रहे हैं। इन्होंने शिवाजी के बारे में कहा है कि शिवाजी के नेतृत्व में मराठा इस प्रकार, मतलब मराठाओं का तेज इस प्रकार बढ़ा जैसे जंगल में आग लग जाती है फिर वो रोके नहीं रुकती, तो मराठाओं की शक्ति इस प्रकार बढ़ने लगी। ऐसा ग्रांड टफ ने कहा है शिवाजी के बारे में, ग्रांड टफ ने। अब दोस्तों बात करें खफी खां ने। एक खफी खां मुस्लिम इतिहासकार रहे हैं। उन्होंने भी शिवाजी के बारे में उक्ति कही है कि जो शिवाजी की छापामार नीति थी, छापेमार नीति थी, उसके कारण शिवाजी को उन्होंने पहाड़ी चूहा कहा है। पर खफी खां ने ही शिवाजी की धार्मिक नीति की बहुत प्रशंसा की है। शिवाजी की धार्मिक नीति के बारे में कहा है कि शिवाजी ने कभी भी एक मस्जिद नहीं तोड़ी, ना ही कभी कुरान का अपमान किया। यदि लूट में कहीं कुरान मिलती तो उस कुरान को शिवाजी ससम्मान वापस करते थे। तो इस प्रकार शिवाजी एक बहुत ही उज्जवल चरित्र वाले व्यक्ति थे। उन्होंने भारत के इतिहास में बहुत महान योगदान दिया है। उनके ही कार्यों का प्रतिफल है कि आज हम जिस कंडीशन में हैं, आज भारत स्वतंत्र है, उसकी नींव उन्होंने वहीं पर रख दी थी। क्योंकि भारत अंग्रेजों का गुलाम बाद में हुआ, पहले भारत मुगलों का गुलाम था। मुगलिया सल्तनत का जो गुलाम था 500 साल का ही रहा। उसके पहले भी सल्तनत काल में भी भारत गुलाम था। तो वहां से आज़ादी की जो शुरुआत थी, किसी की अधीनता ना होना, वो शिवाजी ने उसका बीजारोपण किया था, जो लगभग 300-400 साल बाद जाकर फलीभूत हुआ है। तो दोस्तों आपको उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कहीं यदि किसी चीज़ में दुविधा हो, आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।